हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सरबोध में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज आपका जो है क्लास सेवन जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्लास सेवन के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सिक्स क्लास के हिस्ट्री का पूरा सेशन मैंने आप लोग के सामने डिस्कस किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर मैं दो दो चार मिनट 3 से 4 मिनट में टाइम लेना चाहूँगा कि आगे आप कैसे कॉम्बिनेशन बना के चला जाएगा। जो एग्ज़ाम है उसके लेके उसको प्रैक्टिस में देखा जाए तो ऐसे तो ये इसमें चर्चा अगर करना है हुआ तो हमें उसमें ज़्यादा जो समय लगेगी, लेकिन मैं बस ज़्यादा नहीं 2 4 5 मिनट में उसमें टाइम लेता हूँ ताकि उसमें देख बताना चाहता हूँ कि करना क्या है। अभी आगे आपका 3 एग्ज़ाम है बिहार में जो बड़ी बड़ी हैं, 1 2 3। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले है आपका बीएसएससी है, फिर दरोगा है और तीसरा है शिक्षक वाला एग्ज़ाम है, बीपीएससी शिक्षक है। तो ये वाला पैटर्न जो है इसका अलग है। इसका पैटर्न पूरा जीएस बेस्ड है। ये तो जीएस बेस्ड ये भी इसको कह सकते हैं चीज़ें। ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट भी है और जीएस बेस्ड भी है। ठीक है। तो इसके बाद अगर चौथा नंबर में आता है आपको 70वीं बीपीएससी जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो उसके लिए प्रिपेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए भी चाहेंगे तो ये एनसीईआरटी काम बिल्कुल बेहतर होगा इसके लिए, क्योंकि अभी का जो एग्ज़ाम हुआ है जिन्होंने भी दिया है पता चल गया है कंडीशन किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं अब या आएंगे आगे। आगे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उनको पता चल गया, खासकर जो 68 भी दिए होंगे और 69 भी दिए होंगे तो लग गया होगा कि अब कंडीशन क्या चल रहा है, मान किस तरह से तैयारी करना है या क्वेश्चन का पैटर्न अब क्या होने वाला है, पहले से ऐसा कैसा बदल गया है, किस तरह से बदला है चीज़ें। ठीक है। अगर ये दोनों एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं बीपीएससी दे रहे हैं तो सबसे बीएसएससी का जो मामला है सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद फिर इधर जीके जीएस और साइंस का वेटेज है। इसमें मैथ रीजनिंग का मामला, क्योंकि जीके जीएस आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा कुछ और तैयारी करेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्लियर हो जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन से घटना चक्र से और एसपीटी करंट से काम चल जाएगा, इससे मतलब काम हो सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ इसमें मैथ और रीजनिंग का भी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए अगर ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि पीटी और मेंस का सिलेबस सेम है। बाकी इधर बीपीएससी को कॉम्बिनेशन जिनको करना है तो उनके लिए फिर एक स्पेशल बीपीएससी में फोकस करना होगा अभी से, स्पेशली उसको पहले मेंस भी तैयारी करना है फिर साथ में पेट पे पीटी भी करना है। इसलिए जिनको बीपीएससी सब चीज़ों से अलग होकर चलना है तो उनको बीपीएससी अलग से करना पड़ेगा, तभी आप एक अलग तैयारी कर सकते हैं। एकदम फुल बीपीएससी तो बीपीएससी इस मामले में अगर आप आएंगे तो आपका तैयारी भंग हो सकती है, क्योंकि आपका बीएसएससी का मामला अलग है। हाँ, आप शिक्षक दे सकते हैं साइड से। हाँ, एक ज़रूरी ये भी है, मैं बताना भूल ही गया कि वैकल्पिक चीज़ें ज़रूरी है कि आप एक अगर सिविल सर्विस लगातार लगभग 4 5 साल से आप लोग दे रहे होंगे, वो पता चल गया होगा कि पहले क्या पैटर्न था 4 5 साल में, जब खास करके 63 64 से लेके और अभी 68 तक 69 हो गया, सॉरी अब 69 हो गया, अभी तक का पैटर्न आपने देखा होगा कि अब ये पैटर्न क्या चाह रहा है। ये चाह रहा है कि या जो 4 5 साल से दे रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि नहीं हमें एक बैकअप चाहिए। मतलब बैकअप का मतलब एक साइड से मानिए टीचर उचर का मान लीजिए अगर है तो करके अपना साइड से अपना बीपीएससी देते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो होता क्या है कि फाइनेंशियली भी प्रेशर आ जाती है घर से। ठीक है। और सामाजिक दबाव तो आ ही जाता है चीज़ें, तो उसको देखते हुए ठीक है मैंने टेलीग्राम पर मैं लिखता भी हूँ कि आप लोग जो भी हैं चीज़ें वैकेंसियाँ तो आती जाती रहेगी, लेकिन एक वैकल्पिक तैयार कर लें ताकि अगर परेशानी आती है तो उसके लेकर हम काम चला सकते हैं आगे। सिविल सर्विस तो वैकेंसी सिविल सर्विस भी, अब सिविल सर्विस क्या है बीपीएससी एक बार साल में वैकेंसी आ गया, जो इस सितंबर में पेपर हुए फिर अगले साल फिर यही सितंबर में पेपर होंगे, यही पेपर होंगे फिर अगले साल में। इसके लेके क्या हो, इसके लिए वही है चीज़ें। फिर एक साल क्या करना है, जिनके पास जॉब नहीं है, कोई अदर टेक्निकल नहीं है, मान ली टीचर उचर नहीं है या बीएसएससी में जाना चाहते जाइए, तो उसमें भी आपको टाइम लगेंगे। फिर हो सकता है तैयारी भंग हो सकती है नेक्स्ट बीपीएससी की, जिनका जो सपना है उसके लिए, चूँकि इस साल से ज़्यादा वैकेंसी आपको नेक्स्ट 70वीं में आने वाली है। अच्छे अच्छे इससे भी अच्छे पोस्ट 70वीं में आएंगे, तो तैयारी उनका भी चाहिए ना। ठीक है। इसी के लिए मैं इस पर और भी डिस्कस करूँगा। फिलहाल आज मैं जो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेवन्थ एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। जिन्होंने भी नहीं देखा है सिक्स का जो सारे चैप्टर हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। और इसको मैं यही कहूँगा जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग प्यार देते रहिए, यही आप लोगों से गुजारिश रहेगा। आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ कराने वाले हैं आपको। 6 to 12 का जो टीचर का वैकेंसी जो आने वाली है सारे सब्जेक्ट को हम लोगों ने कवर करेंगे 6 to 12 का जितना हो सके। कोशिश तो है कि पूरा हो जाए। ठीक है। कोशिश हम लोग का रहेगा कि पूरा हो जाए। इस लोग का बस आप लोगों का बस प्यार ज़रूरत है, आप लोगों का कि प्यार आप लोग जरूर दीजिए प्यार। ठीक है। आप लोगों का प्यार ही हमें हमें मोटिवेट करता है चीज़ें आगे करने में।
चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेवन्थ क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये मानचित्र था वाला DCC ने अगस्त 54 में बनाया था, जहाँ नक्शा दिया गया वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस समय चीज़ों की जानकारी का अभाव था और मानचित्र बनाने की पुरानी भी तकनीक था उस समय, जिसके कारण ये मानचित्र उल्टा दर्शाया गया। ये जो मानचित्र था उल्टा था। LDC के दक्षिण में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हमारे उत्तर भारत होंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए हुए हैं, इनमें जाने पहचाने के नाम भी हैं। उत्तर और जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम कन्नौज, जैसे ये सब है। मानचित्र 2, इस टू हमने देखा। फर्स्टली मानचित्र का गिबलाम दालिसल 1720 में बनाया था। इस मानचित्रकार बनाने का तकनीक में भी काफ़ी बदल गई थी। ये मानचित्र LDC के मानचित्र के लगभग 600 वर्ष बाद आया था। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे उस टाइम, और वह मानचित्र जो है आधुनिक मानचित्र से अत्यधिक मेल खाता है, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में बने नक्शे में जानकारी का अभाव होने के कारण प्रारंभिक नक्शे में सटीकता का अभाव पाया गया। इसके विपरीत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बने मानचित्र पुराने मानचित्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सटीक हुआ करते थे, क्योंकि इसमें पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध थी। शब्द और शब्दावलियों की बात करें तो ऐतिहासिक शब्दावली जो है ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलता है। ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदला हुआ है। हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, तो आज हम ऐसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आज से मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। हिंदुस्तान शब्द जो है दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ है। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था। ठीक है, वहाँ हिंदुस्तान सबसे वे राजनीतिक वहाँ जो है हिंदुस्तान सबसे वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ के देखते हैं। मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उसे समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। विदेशी का आज अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं हो। आज का मतलब क्या होता है विदेशी का? जो व्यक्ति भारतीय नहीं हो वो विदेशी है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज का संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, और किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए बेफिक्र होकर विदेशी नहीं होते थे। इतिहास का स्रोत क्या है? इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख और स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विधि आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इस दौरान इसमें के दोनों कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों का लेखन, उपदेश और अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और कारों के खाते आदि लिखने में भी कोई उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि और एकत्रित किया करते थे, जो लिपिक या नकल भी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रति विपरीत बनाते थे। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल है। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जा सकता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जो मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्ष का जो अध्ययन का इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, क्योंकि मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह से के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर और नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में अग्निशास्त्र बारूद बनाने वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह के खान पान का भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप अगर देखा यह काल जो था आपको आर्थिक क्या था, यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। 1000 का साल रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, सही है। और अब अवसर की तलाश में लोगों को झुंड के झुंड दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में व्यापार संपदा और अपना भाग बढ़ाने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। राजपूत, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उसमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत था, राजा का पुत्र निकला है। 800 से लेकर 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त किया था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द जो है था वो विप्र अर्थात केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। ठीक है,
कवि और कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति समूह ने भी उठाया। क्षेत्र और साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो इस काल में राज्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बबलन 1266 से 87 की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। मोर, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि 700 तक कई क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं भी स्पष्ट हो गई थी। पुराने और नए धर्म की बात आ गई सामने। तो इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन हुआ था, कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे उस टाइम। दैविक तत्वों में लोगों का आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होता था, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में परिवर्तन होते चला गया। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ महत्व, बढ़ती सत्ता। संस्कृति ग्रंथ के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यही युग था कि जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी अपमान हुआ आगमन सॉरी नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं शताब्दी के व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस्लाम विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों में उलेमा को संरक्षण देते हैं। इस्लाम के अनुयायी में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब तथा कुछ सुन्नी थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। वो लोग जैसे नेता उसको मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म को नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलता रहा वो आगे चल के। और इस्लामी जो न्याय सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं के भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहा। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा राष्ट्रवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलता है। समय और इतिहास के कालखंड पर अगर विचार करें तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों और दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोग जो है कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांट दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन इस पर विचार प्रधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता भी की अपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इस साल के इतिहास को प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्य राज्यों वेफुदेव, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ तक अगर देखा जाए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। नीचे लिखित बात सही है या गलत है, ठीक है, ये देख लेंगे चीज़ें। और ये आपको फिल इन ब्लैंक से भरने वाला चीज़ें हैं, ठीक है। और ये हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर था 7 का। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की तालिका बताएं, कुछ इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। ये सब चीज़ें चैप्टर है आपका, इसको आप इसको आप देख लेंगे, चीज़ें पढ़ लेंगे। और मैंने जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है 7th क्लास का, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया पूरा। आगे फिर हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर करेंगे हिस्ट्री का। ये कंटिन्यू अभी हम लोगों का ये सेशन चलता रहेगा, जो कि आगामी जो भी एग्जाम आप BPSC 7th 17वीं, फिर UPSC, BPSC टीचर, खासकर BPSC टीचर के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि NCERT तो उनके लिए बेस्ट है। तो सब के लिए वैकेंसियाँ के लिए जितने भी हैं, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, ये हमेशा रहेगा आपके लिए। NCERT तो पता ही है, सबको पढ़ना है। NCERT का हम लोगों ने नोट्स ही तैयार करवाया है, जो कि आपको बेहतर और सरल भाषा में उपलब्ध कराया गया है। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, और किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी हो तो 8471013370 पर कॉल भी कर सकते हैं। इस पर आपको PDF मिल सकती है, या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो भी आपको प्राप्त किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
बिल्कुल ही निसंदेह आप इस वीडियो को जितना हो सके आप प्यार देने का प्रयास करें, यही हमारा एक मोटिवेट करता है चीज़ें। और जितना हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। और तैयारी करने का माध्यम बढ़ाएं, आप चाहे टीचर एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी देंगे। बीपीएससी देंगे तो आपको एक वैकल्पिक चीज़ें लेके चलेंगे, क्योंकि सिविल सर्विस में टाइम लग सकता है आगे, इसके लिए मैं कहा हूँ। इसके लेके फिर हम चलते हैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन की ओर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।